स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का सेट 15वां। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपकी पीजीटी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जिन भी विद्यार्थियों को प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए वो जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जितने भी पीडीएफ अभ्यास प्रश्न पत्र के हैं वह सभी 500 रुपया शुल्क के साथ आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है और ये पहला प्रश्न हमारा है, दुर्खिम के अनुसार निम्न में से सावयवी एकता का सूचक है। ये कहा जा रहा है कि दुर्खिम के अनुसार सावयवी एकता का सूचक कौन सा है। ए सुधारात्मक कानून, बी दमनकारी कानून, सी सामूहिक चेतना और डी सामाजिक तथ्य। तो यहाँ पे आप देखें तो ये है, इसका उत्तर होगा सुधारात्मक कानून। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, निम्न में से किसने जाति के संरचनात्मक एवं संस्थात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। ए इरावती कर्वे, बी अबे डुबाय, सी जे.एस. घुरिये, जी.एस. घुरिये और डी नर्मदेश्वर प्रसाद। तो यहाँ जो उत्तर है इस प्रश्न के लिए वो उत्तर है जी.एस. घुरिये। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, किसने कहा लोगों के जीवन जीने का ढंग ही संस्कृति है। लोगों के जीवन जीने का ढंग ही संस्कृति है। ए टायलर, बी बुगार्डस, सी लैंडिस और डी मजुमदार। उत्तर आपको पता होगा और वह है मजुमदार एवं मदान। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया। अगला प्रश्न देखें, किसका मानना है कि संस्कृति जीवन व्यतीत करने का संपूर्ण विधि है। कहा जा रहा है कि संस्कृति जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है। ए राल्फ लिंटन, बी रेडक्लिफ ब्राउन, सी मेलिनोवस्की और डी जोन्स। तो ये जो कथन है वो कथन है मेलिनोवस्की का, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपके लिए सही होगा ये। चलिए आगे देखें, निम्न में से स्पेंसर का जन्म कहाँ हुआ। ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड और डी जर्मनी। तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, इंग्लैंड में। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, मेलिनोवस्की को निम्न में से किसके महत्व पर बल देने के लिए जाना जाता है। ए मौखिक इतिहास, बी विषय वस्तु विश्लेषण, सी निर्जाति वर्णन और डी वर्ग चेतना। तो इनको जाना जाता है जो है निर्जाति वर्णन के लिए, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से संस्था के लिए सत्य है। ए संस्था साधन है ना कि साध्य, बी संस्था साध्य है ना कि साधन, सी संस्था साध्य है और साधन है, साधन दोनों है और डी संस्था ना साध्य है और ना साधन है। तो यहाँ पे देखें जो उत्तर सही होगा वो होगा संस्था जो होती है वो साधन होती है, साध्य नहीं होती। इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न हमारा है। तो यहाँ देखें, इमाइल दुर्खिम के प्रकारवाद के केंद्र में सामाजिक संगठन के किन स्वरूपों के बीच भेद था या भेद किया गया था। ए सामान्य और व्याधिकीय, बी सामान्य और विशिष्ट, सी औसत एवं असामान्य, डी प्रतिमानित और अप्रतिमानित। तो यहाँ पे आप देखिए तो दुर्खिम का सीधा सा संबंध किससे है, सामान्य और व्याधिकी से। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, किस सामाजिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप समाज में सीमांत मानव उभरता है। ए व्यवस्थापन, बी संघर्ष, सी आत्मसात्मीकरण और डी अनुकूलन। तो सीमांत मानव उभरता है किसके परिणाम स्वरूप, तो आत्मसात्मीकरण के परिणाम स्वरूप। इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, व्यक्तियों के द्वारा, ये कहा जा रहा है कि व्यक्तियों के द्वारा सभी क्रियाओं के सम्मुख विद्यमान और सभी सामाजिक परिस्थितियों में सम्मिलित बुनियादी दुविधाओं की व्याख्या के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है। ये जो है पार्सन्स के प्रतिमान चर का उल्लेख करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे आप देखें
प्रतिमान चर के बारे में कहा गया था कि प्रतिमान चर एक द्वंद्वात्मक विकल्प होते हैं जिसके एक पक्ष का चयन किया जाना कर्ता के लिए आवश्यक होता है, और जब तक कर्ता किसी एक पक्ष का चयन नहीं कर लेता तब तक वो क्रिया नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप देखें ये प्रतिमान चर की परिभाषा थी। यहाँ देखें मूल्य अभिमुखन, बी प्रकार्यात्मक विकल्प, सी सामाजिक क्रियाएं और डी प्रतिमान चर। तो यहाँ जो है जो उत्तर सही होगा आपका वो होगा प्रतिमान चर। तो डी ऑप्शन पे आप टिक यहाँ पर लगाएंगे तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप, अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसने कहा मानव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है और बहुधा प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग कर मानव समाज का अध्ययन करता है? ए अगस्ट कॉम्टे, बी मेलिनोवस्की, सी रेडक्लिफ ब्राउन और डी जॉन डेवी। तो ये जो कथन है वो कथन है रेडक्लिफ ब्राउन का, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं हम जो है, सभी सामाजिक प्रक्रियाओं के आधार में निम्नलिखित का एक प्रतिमान होता है। ये कहा जा रहा है कि सभी सामाजिक प्रक्रियाओं के आधार में निम्नलिखित का एक प्रतिमान होता है। ए क्रिया का, बी प्रतिक्रिया का, सी अनुक्रिया का और डी अंतःक्रिया का। तो ये इसके लिए सही उत्तर होगा डी अंतःक्रिया का। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए यहाँ पे, पियरे बोर्डियो का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पूंजी की अवधारणा का प्रयोग करता है, निम्न में से कौन सी अवधारणा का भाग नहीं है? तो यहाँ देखें आर्थिक पूंजी, बी राजनीतिक पूंजी, सी सांस्कृतिक पूंजी और डी सामाजिक पूंजी। तो यहाँ पे आप देखें तो तीन तरह की पूंजियों की बात किया था, आर्थिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी और सामाजिक पूंजी। राजनीतिक पूंजी की बात इन्होंने नहीं किया, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से सामाजिकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए चयन करने की प्रक्रिया है, बी समय लेने की प्रक्रिया है, सी भूमिका ग्रहण की प्रक्रिया है और डी नित्य निर्माण की प्रक्रिया है। तो सामाजिकरण जो है वो भूमिका ग्रहण की प्रक्रिया है, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब अपनाई गई? ए सन 2001 में, बी सन 1996 में, सी 2013 में और डी 2008 में। तो ये महिला सशक्तिकरण की नीति जो है वो वर्ष 2001 में अपनाई गई थी, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 15 का क्या लगाएंगे आप? ए लगाएंगे। अगला, भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों की कमी को कहा जाता है? ए सांस्कृतिक लक्षण, बी सांस्कृतिक विलंबन, सी सांस्कृतिक वंचन और डी सांस्कृतिक बहुलवाद। तो इसको कहा जाता है सांस्कृतिक वंचन। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, एक समाज जो आधुनिकीकरण द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तन को निराशावादी रूप में निरूपित करता है उसे कहते हैं? ए जन समाज, बी स्थानीय समाज, सी वैश्विक समाज और डी नगरीय समाज। तो यहाँ देखिए तो इसको कहा जाता है जन समाज, ए जन समाज। अगला देखें, समकालीन चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ए स्टुअर्ट चैपिन, बी स्पेंसर, सी टायलर और डी पेरेटो। तो यहाँ समकालीन चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत दिया है स्टुअर्ट चैपिन ने, इस वजह से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला देखें आप, सामाजिक अस्थिरीकरण शब्द संदर्भित करता है। ये कहा जा रहा है कि सामाजिक अस्थिरीकरण शब्द संदर्भित करता है किसको? ए विभिन्न श्रेणियों में जनसंख्या के विभाजन को, बी वर्ग के संदर्भ में जनसंख्या के विभाजन को, सी श्रेष्ठ तथा हीनता की भावना से जनसंख्या के विभाजन को और डी सामाजिक विभेदीकरण तथा श्रेणीकरण के एक प्रकार को। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा डी सामाजिक विभेदीकरण तथा श्रेणीकरण के एक प्रकार को व्यक्त करता है सामाजिक अस्थिरीकरण। चलिए अगला प्रश्न आप देखें, व्यवस्थापन प्रक्रिया के घटित होने के पूर्व कौन सी स्थिति विद्यमान रहती है? ए अनुकूलन, बी संघर्ष, सी सहयोग और डी आत्मसात्मीकरण। तो व्यवस्थापन प्रक्रिया के पहले संघर्ष रहता है, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, निम्न में से किसने कहा समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है? समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है। ए समनर, बी दुर्खिम, सी मैकाइवर और डी बोगार्डस। तो ये कहा गया था दुर्खिम के द्वारा, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला, किन क्रांतियों से हुए सामाजिक परिवर्तन को पुनर्जागरण या रेनेसां काल के नाम से जाना जाता है? ए वाणिज्य क्रांति, बी वैज्ञानिक क्रांति, सी ए और बी दोनों और डी औद्योगिक क्रांति। तो यहाँ पे आप देखिए तो दो क्रांतियाँ, वाणिज्य क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति, इन दोनों क्रांतियों के प्रभाव को हम पुनर्जागरण काल या रेनेसां काल के नाम से जानते हैं। इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, यूरोप में किन दो क्रांतियों या यूँ कह लें कि यूरोप में किन क्रांतियों से हुए परिवर्तन को प्रबोधन युग के नाम से जाना जाता है? ए फ्रांसीसी क्रांति और वाणिज्य क्रांति, बी वाणिज्य क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति, सी फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति और डी फ्रांसीसी क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति। अब यहाँ पे आप देखें किसको मानेंगे हम जो है, तो प्रबोधन युग की बात कर रहा है तो फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति से हुए प्रभाव को हम प्रबोधन युग के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पहेली सुलझाने, यहाँ देखिए पहेली सुलझाने के रूप में सामान्य विज्ञान के साथ निम्न में से कौन संबंधित है? ए फेयरचाइल्ड, बी स्टीव फुल्लर, सी कार्ल पॉपर और डी थॉमस एस कुल। तो यहाँ पे आप देखें तो पहेली सुलझाने के रूप में सामान्य विज्ञान से जुड़े हैं थॉमस एस कुल, इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, सामंतवादी समाज के 4 ए स्टेट में से कौन सा नहीं है? अब यहाँ देखें, ए पादरी समूह, बी सामंत, सी व्यापारी किसान और आमजन और डी दास। तो यहाँ पे आप देखिए तो सामंत समाज के जो 4 ए स्टेट बताए गए वो हैं पादरी समूह, सामंत समूह, व्यापारी किसान और आमजन, और चौथा बताया गया अर्धदास, दास नहीं बताया गया था। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, निम्न में से वे परिवार जो विवाह के बाद स्थापित होते हैं कहलाते हैं? ए प्राथमिक परिवार, बी जन्मगत परिवार, सी प्रजनन मूलक परिवार और डी उत्पत्ति मूलक परिवार। तो विवाह के बाद प्रजनन मूलक परिवार स्थापित होता है, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, समाजशास्त्र की परिभाषा हेतु एलेक्स इंकल्स द्वारा विवेचित 3 पथों में सम्मिलित नहीं है? ए आलोचनात्मक पथ, बी विश्लेषणात्मक पक्ष या पथ, सी ऐतिहासिक पथ और डी अनुभविक पथ। तो यहाँ पे आप देखें तो 3 पथों की बात एलेक्स इंकल्स ने किया था और वो था विश्लेषणात्मक पथ, ऐतिहासिक और अनुभविक। यहाँ आलोचनात्मक का नहीं किया था इन्होंने, इस वजह से ए ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, सामाजिक मानदंडों को किसने समाज की लोक रीतियों के रूप में परिभाषित किया है? ए मैकाइवर, बी समनर, सी दुर्खीम और डी रेडक्लिफ ब्राउन। तो ये किया गया है समनर के द्वारा, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखें तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की चर्चा करता है? ए अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 31, सी अनुच्छेद 28 और डी अनुच्छेद 32। तो ये करता है अनुच्छेद 29, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसने संस्कृत को सामाजिक विरासत स्वीकार किया है? ये कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने संस्कृत को सामाजिक विरासत स्वीकार किया है? ए लेस्ली वाइट, बी ग्रोबर, सी हाबेल और डी ब्रूम और सेल्जनिक। तो यहाँ पे आप देखिए इसके लिए सही जो उत्तर है वो है डी ब्रूम और सेल्जनिक, इस वजह से डी पे आप टिक लगाएंगे तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए आप वन डायमेंशन मैन पुस्तक के लेखक हैं? ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी हर्बर्ट ब्लूमर, सी हर्बर्ट मार्कुस और डी एडोर्नो। तो यहाँ पे आप देखें तो वन डायमेंशन मैन जो पुस्तक लिखी गई है वो हर्बर्ट मार्कुस के द्वारा लिखी गई है, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, फ्राइड हो गया, जरा इसको फ्राइड कर लीजिएगा। फ्राइड के समाजीकरण के सिद्धांत में तार्किक व्यवहार की व्याख्या निम्न में से किस अवधारणा से की गई है? ए इड, बी ईगो, सी सुपर ईगो और डी मुझे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है तार्किक व्यवहार की व्याख्या किसके द्वारा की गई है? फ्राइड द्वारा। ये कर लीजिएगा यहाँ पे फ्राइड, तो ये किया गया है ईगो के द्वारा, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं? ए वीरकांत, बानवीज, मैक्स वेबर, टानिज, स्मॉल, बोगल, पार्क एवं बर्गस एवं हाबहाउस। बी कहा जा रहा है वीरकांत, बानवीज,
मैक्स वेबर, टानिज, स्मॉल, बोगल, पार्क एवं वर्गस और दुर्खीम। तो यहाँ पे आप देखें तो दुर्खीम जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय के नहीं है यहाँ पे। अगला देखिए वीरकांत, वानविज, मैक्स वेबर, टानिज, स्मॉल, बोगल, पार्क, बर्गस और सोरोकिन। तो यहाँ सोरोकिन नहीं है। डी में देखें सिमेल, वीरकांत, वानविज, मैक्स वेबर, टानिज, स्मॉल, बोगल, पार्क एवं बर्गस, लियोपोल्ड। तो यहाँ पे आप देखिए तो संभवतः डी 33 का जो है डी आपको जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय को मानने वाले सभी विचारक इसमें समाहित हैं। इस वजह से डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डी को आप टिक लगाएंगे तो ये ऑप्शन आपके लिए सही होगा। और यहाँ हाउस जो है वो समन्वयात्मक संप्रदाय से हैं, इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ जो है दुर्खीम दिया गया, इस वजह से ये गलत है। और यहाँ सोरोकिन दिया गया, इस वजह से ये गलत है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। ए सोरोकिन, दुर्खीम, मैक्स वेबर, गिन्सबर्ग, बी सोरोकिन, दुर्खीम, हाउस, गिन्सबर्ग, सी सीमेल, दुर्खीम, हाउस, गिन्सबर्ग, डी वानविज, दुर्खीम, हाउस और गिन्सबर्ग। तो यहाँ पे आप देखें तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो सोरोकिन तो है समन्वयात्मक, दुर्खीम भी हैं, लेकिन मैक्स वेबर यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे आप देखें सीमेल नहीं है यहाँ पे, और यहाँ वानविज नहीं है। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला द फ्यूचर ऑफ मैरिज पुस्तक के लेखक हैं। द फ्यूचर ऑफ मैरिज पुस्तक ए जेसी बर्नार्ड, बी मर्डॉक, सी जॉनसन और डी कूले। तो यह है जेसी बर्नार्ड, इसलिए 35 का ए सही हो जाएगा। अगला इरावती कर्वे ने हिंदू समाज की निम्न में से कौन सी विशेषता बताई है। ए सपिंडित, बी पारंपरिक, सी आधुनिक और डी स्थिर। तो इन्होंने जो हिंदू समाज की विशेषता बताई है वो है सपिंडित, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला अल्फ्रेड सूचक के अनुसार मनुष्य की आधारभूत एवं सर्वोच्च वास्तविकता है। अल्फ्रेड सूटच के अनुसार मनुष्य की आधारभूत एवं सर्वोच्च वास्तविकता है। ए प्रतिदिन के जीवन की दुनिया, बी उसका समीपवर्ती परिवेश, सी उसकी पारस्परिक क्रिया का अर्थ और डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इसके लिए उत्तर सही होगा ए प्रतिदिन के जीवन की दुनिया। तो 37 का ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, निम्न में से पूर्वामुखीकरण परिवार का उदाहरण है। ए जिसमें जन्म हुआ, बी जिसमें विवाह हुआ, सी जिसमें गोद लिया गया और डी जिसमें सदस्यता पाना चाहता है। तो यहाँ देखें तो यह है जिसमें जन्म हुआ। अब यहाँ पूर्वामुखीकरण परिवार जो होता है वो होता है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, या जिसमें हम जन्म लेते हैं। तो इस वजह से ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अगला देखें, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, ये कथन किसका है। ए कार्ल मार्क्स, बी जॉनसन, सी अरस्तु और डी मैकियावेली पेज। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैकियावेली पेज। इन्होंने कहा कि जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है। अगला देखें, निम्न में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है। ए डेरेंडॉल्फ, बी अल्थूजर, सी लेविस कोजर और डी कॉलिंस। तो ये देखा गया है लेविस कोजर के द्वारा, इस वजह से सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, हैप्पियों की संस्कृति को निम्न में से किसका उदाहरण माना जाता है। ए एक समाज का, बी सांस्कृतिक प्रतिमान का, सी उप संस्कृति का, डी प्रति संस्कृति का। तो हैप्पियों की जो संस्कृति है या हिप्पियों की जो संस्कृति है वो मानी जाती है प्रति संस्कृति। तो डी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। हैप्पियों या हिप्पियों कर लीजिएगा, इसको सही शब्द होगा आपके लिए। तो डी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। अगला, मैरिट द्वारा संस्कृत की परिभाषा निम्न में से किस रूप में दी गई है। ए मानववादी, बी सूचनीय बुद्धि, सी सौंदर्यात्मक और डी प्रवर्धक। तो यहाँ पे आप देखिए मैरिट द्वारा जो संस्कृत की परिभाषा दी गई है वो सूचनीय बुद्धि के द्वारा दी गई है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला, निम्न में से मूल परिवार की अवधारणा किसने दी है। ये कहा जा रहा है कि मूल परिवार की अवधारणा किसने दी। ए मर्डॉक, बी जिमरमैन, सी टायलर और डी वार्नर। तो जो मूल परिवार की अवधारणा दिया है वो दिया है मर्डॉक ने। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 43 का ए पे आप लगाएंगे। चलिए अगला देखें आप, जो है निम्न में से किस जनजाति
में उत्सव के अवसर पर तीर कमान देने पर बच्चों का पिता बनने का अधिकार निर्धारित किया जाता है। ए कादर, बी टोंडा, सी न्यूर और डी भील। तो ये जनजाति है टोडा जनजाति। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ए समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है ना कि मूर्त। चलिए आगे थोड़ा सा कर लेते हैं, स्पष्ट हो जाएगा ये प्रश्न जो है पूरा। चलिए अब देखते हैं। ये कहा जा रहा है कि निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है ना कि मूर्त। दूसरा, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है ना कि विशिष्ट। तीसरा, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है ना कि प्राकृतिक। और चौथा, समाजशास्त्र एक तार्किक विज्ञान है, तार्किक एवं अनुभवजन्य विज्ञान है। तो यहाँ पे आप देखिए ये कहा जा रहा है उपरोक्त में समाजशास्त्र की प्रकृति के लिए कौन सा सही है। तो यहाँ देखें तो लगभग ये सभी सही हैं। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है ना कि विशिष्ट विज्ञान, ये भी सही है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है ना कि प्राकृतिक विज्ञान, ये भी सही है। समाजशास्त्र एक तार्किक एवं अनुभवजन्य विज्ञान है, ये भी सही है। इस वजह से सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 1 2 3 4, तो सी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला, द नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी होना चाहिए था, यहाँ ऑफ कर लीजिएगा आप लोग जो है। नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ ऑप्शन दिया जा रहा है आपको E.W. टेलर, बी रेडक्लिफ ब्राउन, सी मेरिनोवस्की और डी टानिज। तो द नेचुरल साइंस ऑफ सोशोलॉजी जो पुस्तक है वो पुस्तक है रेडक्लिफ ब्राउन की। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्न में से सामाजिक विकास की अवधारणा प्रत्यक्ष रूप से किस सिद्धांत से ली गई है। ए जीव वैज्ञानिक उद्विकास से, बी प्राणीशास्त्रीय उद्विकास से, सी भूगर्भ शास्त्रीय उद्विकास से और डी रसायन शास्त्रीय उद्विकास से। तो ये जो सामाजिक उद्विकास लिया गया वो जीव वैज्ञानिक उद्विकास से लिया गया। इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, सामाजिक क्रिया को कर्ता के व्यक्तिपरक अर्थ के रूप में किसने परिभाषित किया है। ए पार्सन्स, बी मैक्स वेबर, सी पेरेटो और डी दुर्खिम। तो ये किया गया है मैक्स वेबर के द्वारा, ध्यान रखिएगा। कर्ता के व्यक्तिपरक अर्थ के रूप में इन्होंने व्यक्त किया है। चलिए अगला देखें आप, किसने कहा कि जब पिता रात में काम करते हैं और माता दिन में अथवा दोनों रात या दिन में काम करते हैं तो बच्चे प्रायः गलियों में ही काम करते हुए मिलते हैं। ए इवांस प्रिचार्ड, बी न्यू मेयर, सी फेयरचाइल्ड और डी जोन्स। तो ये जो कथन है वो कथन है न्यू मेयर का। इस वजह से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, प्रोफेशनल इथिक्स एंड सिविक मॉरल्स, प्रोफेशनल इथिक्स एंड सिविक मॉरल्स पुस्तक के लेखक हैं। ए मैक्स वेबर, बी इमाइल दुर्खिम, सी टलकाट पार्सन्स और डी रेडक्लिफ ब्राउन। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखी गई है इमाइल दुर्खिम के द्वारा। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम पिता पक्ष की ओर से विवाह की अनुमति नहीं देता। ये कहा जा रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम पिता पक्ष की ओर से विवाह की अनुमति नहीं देता। ए 3 पीढ़ियों में, बी 4 पीढ़ियों में, सी 5 पीढ़ियों में और डी 6 पीढ़ियों में। तो यहाँ पे आप देखें तो ये है 5 पीढ़ियाँ। कहने का मतलब है कि विवाह संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते पिता पक्ष के 5 पीढ़ियों तक और माता पक्ष के संभवतः 3 पीढ़ियाँ हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, फॉर मार्क्स पुस्तक के लेखक हैं। फॉर मार्क्स पुस्तक के लेखक कौन है। ए डेरेंडाल, बी लेविस कोजर, सी जॉर्ज सिमेल और डी अल्थुजर। तो इसका सटीक उत्तर है डी अल्थुजर। तो 52 का डी पे आप टिक लगा लेंगे। चलिए अगला देखें आप जो है, वह भावना जिसमें लड़का अपने पिता से ईर्ष्या और माता से प्रेम करता है, फ्रायड उसे कहते हैं। ए इडिपस कॉम्प्लेक्स, बी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, सी जननिक संचार और डी समाजीकृत व्यक्ति। तो यहाँ पे आप देखिए इसको कहा जाता है एडिपस कॉम्प्लेक्स। इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए आप जो है, वह भावना जिसमें लड़की अपने पिता से प्रेम और माता से ईर्ष्या करती है, फ्रायड उसे कहते हैं। ए एडिपस कॉम्प्लेक्स, बी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, सी जननिक संचार और डी सामाजीकृत व्यक्ति। तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स
फ्राइड के द्वारा, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, सदस्यता एवं निर्धारित लक्ष्य की अवधारणा के अति आवश्यक तत्व हैं। ये कहा जा रहा है कि सदस्यता एवं निर्धारित लक्ष्य के अति आवश्यक तत्व हैं। ए संस्था, बी समुदाय, बी समिति और डी संरचना। तो सदस्यता और निर्धारित लक्ष्य की बात कौन करता है? तो ये समिति करेगा। इसी वजह से 55 का जो होगा वो सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप जो है, जब एक रिश्तेदार परोक्ष रूप से दूसरे रिश्तेदार को संबोधित करता है तो उस व्यवस्था को कहा जाता है। ए अनुसंतति संबोधन, बी मातृ संबंध, सी पृथुस्वासा संबंध और डी वैवाहिक संबंध। तो यहाँ पे आप देखें परोक्ष रूप से संबोधित किया जाता है दूसरे रिश्तेदार को, वो है अनुसंतति संबोधन। इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, भारतीय नारीवाद लेखन निम्न में से किससे प्रभावित है? ये कहा जा रहा है कि भारतीय नारीवाद लेखन किससे प्रभावित है? ए धार्मिक ग्रंथों से, बी पश्चिमी विचारधारा से, सी आर्थिक विचारधारा से, डी वैश्विक विचारधारा से। तो ये प्रभावित है पश्चिमी विचारधारा से, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, जी.एच. मीड ने अपने समाजशास्त्र को निम्न में से क्या कहा है? जी.एच. मीड ने अपने समाजशास्त्र को क्या कहा? ए सोशल फिजिक्स, बी सोशल साइकोलॉजी, बी द फिलॉसफी ऑफ माइंड और डी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो ये कहा गया है सोशल साइकोलॉजी, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, द थर्ड वेव पुस्तक के लेखक हैं। ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव पुस्तक के लेखक कौन है? ए टफलर, बी स्मेल्सर, सी बेल्स और डी बोगार्डस। तो यहाँ पे आप देखें तो इस पुस्तक के लेखक हैं टफलर, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, किसने लिखा है कि प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री है और प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री भी? ए बर्गेस, बी कोजर, सी गिडिंग्स और डी बोगार्डस। तो ये कहने वाले हैं गिडिंग्स, इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, समाजशास्त्र शिल्प या कला के रूप में किसने व्याख्या की है? समाजशास्त्र को शिल्प और कला के रूप में किसने व्याख्या किया है? ए सीमेल, बी सोरोकिन, सी मिल्स और डी एडमंड एरो। तो ये किया गया है मिल्स के द्वारा, इस वजह से 61 का सी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसने नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का अध्ययन किया है? ए आर देसाई, बी आर के मुखर्जी, सी एन के बोस और डी टी.पी. मुखर्जी। तो यहाँ पे 62 का अगर उत्तर हम देखें तो नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका की जो बात करते हैं वो डी.पी. मुखर्जी करते हैं, इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, गोत्र किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? ए बहिर्विवाही, बी अंतर्विवाही, सी सांस्कृतिक और डी प्रजातीय। तो जो गोत्र है वो बहिर्विवाही समूह का उदाहरण है, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? ए नमस्ते करना, बी अंतर्विवाह, सी एक विवाह और डी बहिर्विवाह। तो यहाँ पे आप देखिए सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? तो वह है नमस्ते करना, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, इरावती कर्वे के अनुसार निम्न में से कौन सा एक भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य स्तंभ नहीं है? ए जाति व्यवस्था, बी नाभिकीय परिवार, सी ग्रामीण समुदाय और डी संयुक्त परिवार। तो यहाँ देखें तो जाति व्यवस्था, ग्रामीण समुदाय और संयुक्त परिवार ये भारतीय सामाजिक संरचना का आधार स्तंभ है, लेकिन नाभिकीय परिवार नहीं है, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसने कहा संघर्ष गतिरोध पैदा करता है, परिवर्तन नहीं? ए कोजर, बी कार्ल मार्क्स, सी कोहेन और डी चार्ल्स डार्विन। तो ये जो कथन है वो है कोहेन का, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, जाति की उत्पत्ति संबंधी टोटम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ए इबेटसन, बी गिलबर्ट, सी राइस और डी क्रोबर। तो ये जो जाति की उत्पत्ति का टोटम सिद्धांत है वो दिया गया है राइस के द्वारा, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, समाजशास्त्र के उद्भव के निम्नलिखित कारकों में से कारक कौन कौन से हैं? पहला फ्रांस की क्रांति, दूसरा औद्योगिक क्रांति, तीसरा वाणिज्य क्रांति और चौथा इतिहास का दर्शन और पांचवा वैज्ञानिक क्रांति। इसमें कहा जा रहा है सामाजिक कारक कौन से हैं? कहा जा रहा है सामाजिक कारक कौन से हैं?
तो यहाँ पे आप देखिए समाजशास्त्र के उद्भव के सामाजिक कारक हैं फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, वाणिज्य क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति। इसका मतलब कि 1, 2, 3 और 5 जहाँ भी होगा वो सही होगा। तो यहाँ 2B में आपको दिख रहा है 1, 2, 3 और 5, इस वजह से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जबकि ये जो है इतिहास का दर्शन जो है वो बौद्धिक कारक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है, देख लें आप जो है, समाजशास्त्र के उद्भव के लिए निम्नलिखित कारकों में से पहला सामाजिक सर्वेक्षण, दूसरा राजनीति का दर्शन, तीसरा इतिहास का दर्शन और चौथा उद्विकास, ये कहा जा रहा बौद्धिक कारक कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देखिए समाजशास्त्र के उद्भव के जो बौद्धिक कारक हैं वो हैं सामाजिक सर्वेक्षण, राजनीति का दर्शन, इतिहास का दर्शन और उद्विकासवाद। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। तो डी पे आप टिक लगा लेंगे। अगला देखें, निम्न में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति आधार नहीं है। प्रदत्त परिस्थिति आधार नहीं है कहा जा रहा है। ए जाति सदस्यता, बी वर्ग सदस्यता, सी प्रजाति सदस्यता और डी नातेदारी। तो यहाँ देखिए तो वर्ग जो है वो प्रदत्त नहीं है यहाँ पे, तो 70 का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा आपका। वर्ग सदस्यता जो है वो प्रदत्त परिस्थिति आधार नहीं है। अगला देखिए आप, भारत में सामाजिक तनाव, सोशल टेंशन इन इंडिया पुस्तक के रचयिता हैं। ए GS घुरिये, बी DP मुखर्जी, सी AR देसाई और डी SC दुबे। तो यहाँ आप देखें तो ये जो पुस्तक लिखी गई है सोशल टेंशन इन इंडिया, भारत में सामाजिक तनाव, वो है GS घुरिये का। इस वजह से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें आप, स्पेंगलर ने विश्व की कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया है। ए 4, बी 8, सी 5 और डी 6। तो स्पेंगलर ने 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया, इस वजह से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, टैनबी ने विश्व की कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया है। ए 20, बी 18, सी 12 और डी 21। तो इन्होंने किया है 21 सभ्यताओं का अध्ययन, इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, निम्न में से किसमें भावुकता प्रबल होती है। ये कहा जा रहा है कि निम्न में से किसमें भावुकता प्रबल होती है। ए भीड़ में, ए परिवार में, बी भीड़ में, सी संस्था में और डी जनता में। तो जो भावुकता प्रबल होती है वो होती है भीड़ में, इस वजह से बी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से रामपुरा गांव का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है। ये कहा जा रहा है रामपुरा गांव का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है। ए श्यामचरण दुबे, बी राधाकमल मुखर्जी, सी राधा कृष्ण मुखर्जी और डी MN श्रीनिवास। तो ये रामपुरा गांव का अध्ययन किया गया था MN श्रीनिवास के द्वारा, इस वजह से डी ऑप्शन 75 का आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, स्तरीकरण व्यवस्था के अनुसार एक व्यक्ति के जीवन काल में उदग्र या अधो सामाजिक गतिशीलता को कहते हैं। स्तरीकरण व्यवस्था के अनुसार एक व्यक्ति के जीवन काल में उदग्र एवं अधो सामाजिक गतिशीलता को कहते हैं। ए शून्य योग गतिशीलता, बी क्षैतिज गतिशीलता, सी अंतःपीढ़ी गतिशीलता और डी अंतरपीढ़ी गतिशीलता। तो इसको कहा जाता है अंतःपीढ़ी गतिशीलता, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन काल में कहा जा रहा है, तो इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से अंकल शब्द है। ये कहा जा रहा है कि अंकल शब्द क्या है। ए वर्णात्मक संज्ञा है, बी वर्गात्मक संज्ञा है, सी विशिष्टात्मक संज्ञा है और डी विरोधाभासी संज्ञा है। तो ये वर्गात्मक संज्ञा है। ये अंकल जो है वर्गात्मक संज्ञा है, विभिन्न लोगों के लिए एक शब्द जो है प्रयोग किया जाता है अंकल। चलिए अगला देखें आप, निम्न में से परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है। ए घर की व्यवस्था, बी सदस्यों के भजन हो गया है, भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए थी, इसको आप सही करिएगा, भोजन कर लीजिएगा यहाँ पे, भोजन की व्यवस्था, सी आजीविका कमाना और डी संतान उत्पत्ति और संतान का पालन पोषण। तो आवश्यक जो सामाजिक कार्य है वो है संतान उत्पत्ति और संतानों का पालन पोषण, इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और यहाँ आप भजन की जगह भोजन करेंगे। चलिए अगला देखें आप, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। ए 24 जनवरी, बी 12 फरवरी, सी 8 मार्च और डी 11 अक्टूबर। तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को, इस वजह से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। अब लीजिए, वो तो राष्ट्रीय बालिका दिवस था जो 24 जनवरी था, ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपसे पूछा जा रहा है। ए 24 जनवरी, बी 12 फरवरी, सी 8 मार्च और डी 11 अक्टूबर।
तो यहाँ पे आप देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 जनवरी को, बी 13 फरवरी को, सी 8 मार्च को और डी 11 अक्टूबर को। तो यहाँ पे आप देखिए तो राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में मनाया जाता है 13 फरवरी को, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ए 24 जनवरी, बी 13 फरवरी, सी 8 मार्च और डी 11 अक्टूबर। तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। अगला देखें आप, निम्न में से वैज्ञानिक पद्धति का सही क्रम है। तो यहाँ पे आप देखें तो वैज्ञानिक पद्धति का जो सही क्रम होता है वो होता है समस्या का चयन, उपकल्पना का निर्माण, अवलोकन, तथ्यों का संग्रह, वर्गीकरण एवं सारणीकरण, सामान्यीकरण एवं पुनर्परीक्षण। जहाँ भी इस तरह का होगा, समस्या का चयन आ रहा है यहाँ पे, समस्या के चयन के बाद जो है उपकल्पना का निर्माण आना चाहिए, यहाँ तथ्यों का संग्रह, इस वजह से ये नहीं होगा। उपकल्पना यहाँ पहले दे रहा है, इस वजह से ये भी नहीं होगा। समस्या का चयन, उपकल्पना का निर्माण, अवलोकन, तथ्यों का संग्रह, वर्गीकरण एवं सारणीकरण, सामान्यीकरण और पुनर्परीक्षण, ये सही क्रम है आपका, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। डी में पुनर्परीक्षण पहले आ रहा है, इस वजह से ये भी गलत, बी भी गलत है, ए भी गलत है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछता है टुकड़े करके। अगला, निम्न में से संस्कृत का तत्व नहीं है। ये कहा जा रहा है कि संस्कृत का तत्व नहीं है। ए प्रतीक, बी भाषा, सी प्रतिमान और डी स्तरीकरण। तो यहाँ जो है संस्कृत का तत्व नहीं है, स्तरीकरण, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप, किसका कथन है कि सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है? ए हर्टन योहंट, बी जे.एच. फिक्टर, सी पार्सन्स और डी ई.ए. रास। तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो कथन है सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है, ये है जे.एच. फिक्टर का, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप, डॉक्टर अंबेडकर ने एक मंत्र दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने एक मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित हो और डैश करो। ए आक्रमण करो, बी प्रदर्शन करो, सी आंदोलन करो और डी संघर्ष करो। तो इसका सही उत्तर है क्या? डी संघर्ष करो। अगला, निम्न में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है? ए भाषा, बी प्रतिमान, सी भूमिका एवं परिस्थिति और डी संस्थाएं। तो यहाँ देखिए सामाजिक संरचना का पहलू जो है वो यहाँ भाषा नहीं है, बाकी सब है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप, एक संयुक्त परिवार में रहने की दृष्टि से सदैव ही एक उत्साही समूह रहा है, हर समय वहाँ कुछ रुचिकर होता रहा है। उक्त कथन किसने लिखा है? ए इरावती कर्वे, बी एम शाह, सी के एम कपाड़िया और डी आई.पी. देसाई। तो ये कथन है इरावती कर्वे का, इस वजह से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। अगला, निम्न में से कौन सा उत्पीड़न विहीन अपराध है? ये कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पीड़न विहीन अपराध है? ए उग्रवादी गतिविधि, बी हत्या, सी बलात्कार और डी वेश्यावृत्ति। तो यहाँ उत्पीड़न विहीन अपराध जो है वो वेश्यावृत्ति है, इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, निम्न में से सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? ए स्पेंगलर, बी लेविस कोजर, सी डेरेनडॉल्फ और डी टैनबी। तो सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांतकार है, जो जिसका सिद्धांत दबाव के सिद्धांत पर आधारित है, वो है राल्फ डेरेनडॉल्फ। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम जो है। तो सन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना ए सुभाष चंद्र बोस, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी महात्मा गांधी और डी बाल गंगाधर तिलक। तो ये किया गया था डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला, निम्न में से किसने कहा जनजाति कुछ नहीं है बल्कि वे पिछड़े हिंदू जातियां हैं? ए जी.एस. घुरिये, बी डी.पी. मुखर्जी, सी ए.आर. देसाई और डी एस.सी. दुबे। इसको आप बता सकते हैं जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा था? तो जी.एस. घुरिये ने कहा था, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 93वां नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया है।
जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्न में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया है? ए एम.एस. राव, बी एम.एन. श्रीनिवास, सी जी.एस. घुरिये और डी योगेंद्र सिंह। तो यहाँ जो प्रश्न का उत्तर है वो उत्तर होगा योगेंद्र सिंह, बी डी आंसर सही होगा योगेंद्र सिंह। तो डी पे आप टिक यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि इन्होंने जो है जाति की गतिशीलता का विश्लेषण जो है वो संदर्भ समूह के आधार पर किया था और संदर्भ चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। समय निम्न में से किसने कहा परिस्थिति संस्थागत भूमिका है? निम्न में से किसने कहा परिस्थिति संस्थागत भूमिका है? ए रॉबर्ट लिंटन, बी रॉबर्ट बेरिस्टिड, सी किंग्सले डेविस और डी रॉबर्ट के मर्टन। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो कथन है कि परिस्थिति संस्थागत भूमिका है वो है रॉबर्ट बेरिस्टिड की, इस वजह से बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किसने दावा किया है? ये कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने दावा किया है कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता एनामी है? ए रॉबर्ट के मर्टन, बी पार्सन्स, सी दुर्खीम और डी जॉनसन। तो ये कथन जो है स्पष्ट रूप से दुर्खीम का है, इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला, भारत में अस्पृश्य जातियों को अनुसूचित जातियों का नया नाम किसके द्वारा दिया गया? ए महात्मा गांधी द्वारा, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सी साइमन कमीशन द्वारा और डी डॉक्टर अंबेडकर द्वारा। तो ये नाम दिया गया था साइमन कमीशन के द्वारा और कब दिया गया था? तो 1935 में। अगला, लुई डूमा ने जाति को निम्न में से किस आधार पर संप्रतयीकृत किया है? ए सामाजिक विभेदीकरण, बी वर्ग शक्ति संबंध, सी कार्यात्मक एकता और विभेदीकरण और डी पवित्रता एवं अपवित्रता का द्वंद्वात्मक विरोध। तो यहाँ देखें तो ड्यूमा का सीधा संबंध है पवित्रता और अपवित्रता का द्वंद्वात्मक विरोध, इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को जो सिद्धांत निर्देशित करता है वह है? ए आर्थिक संपन्नता, बी सामाजिक कल्याण, सी न्याय के साथ वृद्धि और डी सामाजिक न्याय। तो ये करता है सी न्याय के साथ वृद्धि, इस वजह से सी ऑप्शन 98 का सही हो जाएगा। अगला आप देखें, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने संप्रदायवाद के 6 आयामों का उल्लेख किया है? ए टी.के. उमन, बी एस.सी. दुबे, सी डी.पी. मुखर्जी और डी पी.एन. प्रभु। तो यहाँ संप्रदाय के 6 आयामों का उल्लेख किया गया टी.के. उमन के द्वारा, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली में समाज विज्ञान का अधिष्ठाता निम्न में से किस अवधारणा का उदाहरण है? ए प्रदत्त परिस्थिति का, बी अर्जित परिस्थिति का, सी पदानुषंग का और डी स्टेशन का। तो यहाँ पे आप देखिए तो दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली में समाज विज्ञान का अधिष्ठाता निम्न में से किस अवधारणा का उदाहरण है? तो ये है पदानुषंग का है, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया है? ये कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया है? ए मुकाबला, बी संघर्ष, सी हिंसा और डी आक्रमण। तो यहाँ देखिए मुकाबला, संघर्ष और आक्रमण ये जो है सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, यहाँ संघर्ष सामाजिक प्रक्रिया है, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, मर्डाक के अनुसार कितने संबंधी द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? ए 8, बी 151, सी 21 और डी 33। तो यहाँ पे आप देखिए तो आते हैं 33, द्वितीयक श्रेणी के रिश्तेदार होते हैं 33, इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, इको फेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? इको फेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है पूछा जा रहा है? ए औद्योगिक समाज का उन्मूलन, बी वैश्विक उष्मीकरण, सी प्रदूषण एवं पर्यावरण पसंद। यहाँ जो है आप इसको जो प्रदूषण कर लीजिएगा, प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण कर लीजिएगा, संरक्षण, ठीक हो जाएगा ये। अगला देखें आप जो है ये कहा जा रहा है स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध। तो इस प्रश्न के लिए इको फेमिनिज्म प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वो है डी, स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध।
चलिए अगला देखें आप जो है, निम्न में से किसने आधुनिक समाज को कांति युक्त समाज माना है? ए उल्रिच बेग, बी जॉर्ज सिमेल, सी एथनो गिडिंग्स और डी बामेन। तो यहाँ आधुनिक समाज को कांति युक्त समाज जो माना गया वो एंथोनी गिडिंग्स के द्वारा माना गया है। इस वजह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 104 के लिए सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, आश्रमों के किस अवस्था में धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के सभी पुरुषार्थ प्राप्त किए जाते हैं? ए ब्रह्मचर्य आश्रम, बी गृहस्थ आश्रम, सी वानप्रस्थ आश्रम और डी संन्यास आश्रम। तो यहाँ जो सटीक उत्तर है वो है गृहस्थ आश्रम। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 105 का बी। चलिए अगला देखें आप, निम्न में से सांप्रदायिकता का परिणाम है, सांप्रदायिकता का परिणाम है ए व्यक्तिगत विघटन का, ये कहा जा रहा है निम्न में से सांप्रदायिकता परिणाम है, किसका परिणाम है भाई? ए व्यक्तिगत विघटन का, बी पारिवारिक विघटन का, सी सामाजिक विघटन का और डी उक्त में से कोई नहीं। तो ये परिणाम है सामाजिक विघटन का, इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बढ़ाने हेतु स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लागू किया गया? ए वर्ष 2000 में, बी वर्ष 1998 में, सी वर्ष 2001 में और डी वर्ष 1995 में। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो प्रारंभ किया गया था वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं, भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस वर्ष लागू किया गया? ए 2 अक्टूबर 2006 में, बी 2 फरवरी 2006 में, सी 30 जनवरी 2006 में और 14 नवंबर 2006 में। तो ये जो मनरेगा चालू किया गया था वो किया गया था 2 फरवरी 2006 में, इस वजह से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिन समुदायों को उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है वे हैं? ए मात्र हिंदू, बी हिंदू और सिख, सी हिंदू सिख बौद्ध और जैन और डी वर्ष 1947 से भारत में रहने वाले सभी समुदाय पर। तो यहाँ पे आप देखिए, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत आते हैं हिंदू सिख बौद्ध और जैन, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, स्वजाति चेतना की अवधारणा किसने दी है? ये कहा जा रहा है स्वजाति चेतना की अवधारणा किसने दी? ए जॉनसन, बी मार्शल मास, सी फ्रैंकलिन एच गिडिंग्स और डी जॉर्ज होमस। तो स्वजाति चेतना की अवधारणा दी गई है फ्रैंकलिन एच गिडिंग्स के द्वारा, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, किसके अनुसार समाजशास्त्र का मूल भाव सामाजिक वास्तविकता का पर्दाफाश करना है? ए पीटर बर्जर, बी लुकमान, सी एंथोनी गिडिंग्स और डी टालकाट पार्सन्स। तो समाजशास्त्र का मूल भाव सामाजिक वास्तविकता का पर्दाफाश करना, ये है पीटर बर्जर। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न हम देखें, सांस्कृतिक लक्ष्यों को स्वीकार करना तथा संस्थागत साधनों को अस्वीकार करने को निम्न में से क्या कहा जाता है? ए विद्रोह, बी नवाचार, सी संस्कारिता और डी अनुरूपता। तो इसको कहा जाता है नवाचार। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए रोजगार बनाना, बी कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, सी राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना और डी लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदार बनाना। तो जो मुख्य उद्देश्य है पंचायती राज का वो है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार बनाना, इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्न में से मोक्ष का तात्पर्य है? ए जीवन मरण के चक्र से मुक्ति, बी बार बार जन्म लेना, सी उच्च कुल में जन्म लेना और डी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। तो यह है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और यहाँ डी ऑप्शन दिया जा रहा है जीवन मरण के चक्र की पुनरावृत्ति, तो ये नहीं होगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप जो है, स्वतंत्रता समानता और भाईचारे बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? ए वाणिज्य क्रांति से, बी वैज्ञानिक क्रांति से, सी औद्योगिक क्रांति से और डी फ्रांसीसी क्रांति से। तो ये नारा दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति में, इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, सामाजिक परिवर्तन के किसके सिद्धांत को प्रारंभ और अंत का सिद्धांत कहा जाता है?
ए पेरेटो, बी कोस्टा, सी वेबलन और डी स्पेंगलर। तो यहाँ जो है प्रारंभ और अंत का सिद्धांत किसका है, तो ये स्पेंगलर का है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, किसने कहा भूमि जाति पैदा करती है और मशीन वर्ग की उत्पत्ति करती है, या मशीन से वर्ग की उत्पत्ति होती है? ए इरावती कर्वे, बी लिंच, सी माइकल यंग और डी लुइस डूमा। तो यहाँ पे आप देखिए, तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है सी माइकल यंग। अगला देखें आप, बाल कल्याण अधिनियम 1986 कब लागू किया गया? बाल कल्याण अधिनियम 1986 कब लागू किया गया? ए 2 अक्टूबर 1986 को, बी 2 अक्टूबर 1961 को, सी 2 अक्टूबर 1987 को और 14 नवंबर 1987 को। तो ये लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1987 को। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला आप देखें, औपचारिक संबंध निम्न में से किन समूह का लक्षण है? ए प्राथमिक समूह, बी द्वितीयक समूह, सी अस्थाई समूह और डी जो है स्थानीय समूह है। तो यहाँ पे आप देखिए, जो औपचारिक संबंध पाए जाते हैं वो द्वितीयक समूह की विशेषता है। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप, जो है जाति एक बंद वर्ग है, इसको स्वीकार न करने वाले विचारक हैं। ये कहा जा रहा है कि जाति एक बंद वर्ग है, इसको किसने स्वीकार नहीं किया है? ए मजुमदार, बी श्रीनिवास, सी होकाट और डी ड्यूमा। तो ये बी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला देखें आप, जो है निम्न में से लिबिडो की अवधारणा से कौन विद्वान संबंधित है? ए फ्रायड, बी पार्सन्स, सी ग्रीन और डी मीड। तो लिबिडो से संबंधित जो विचारक हैं वह है फ्रायड। इस वजह से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, कार्ल मार्क्स के अनुसार जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तब इसका परिणाम होता है। ए स्वयं में वर्ग, बी स्वयं के लिए वर्ग, सी श्रम विभाजन और डी नेतृत्व का विकास। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा स्वयं के लिए वर्ग। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, किन अभिलेखों से सबसे पहले वेश्यावृत्ति का उल्लेख मिलता है? ए महाभारत से, बी रामायण से, सी ऋग्वेद से और डी अथर्ववेद से। तो वेश्यावृत्ति का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद से मिलता है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखें, किसका कथन है कि धर्म आध्यात्मिक प्राणियों में विश्वास है? धर्म आध्यात्मिक प्राणियों में विश्वास है। ए मैक्स मूलर, बी राधाकृष्णन, सी मरणवस्की और डी टायलर। तो ये कथन है टायलर का। इस वजह से डी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। तो 124 का डी। अगला देखें आप, 125, किसका कथन है कि अलौकिक शक्ति में विश्वास ही धर्म है? अलौकिक शक्ति में विश्वास ही धर्म है। ए दुर्खीम, बी फ्रायड, सी जॉनसन और डी टायलर। तो ये कथन है जॉनसन का। इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो है इन प्रश्नों के उत्तर आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो उपयोगी होगा आपके लिए। वीडियो अगर उपयोगी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।